नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएस जेईई के अभ्यर्थियों के साथ क्या साजिश हो रहा है, इस मामले पे ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने आज बना रहा हूँ। साथ ही आपको बता दूँ कि इस वैकेंसी के साथ कैंसिल होने की एक तो साजिश हो रही है, और उस साजिश में जिस तरह बिहार अमीन का हुआ है, ठीक उसी तरह इसको भी साजिश के तहत कैंसिल होने का प्लान बनाया जा रहा है। वो क्या प्लान है, कैसे है, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि बीटीएस जेईई के अभ्यर्थी का रिजल्ट कहाँ फंस रहा है, नहीं फंस रहा है। कैंसिल अगर होता है ये वैकेंसी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान नुकसान किसका होगा। प्रक्रिया में तो देर हो ही रही है, कहाँ फंस रहा है, कैसे फंस रहा है, सभी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा चाहे आप संविदा पे हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, या किसी भी संघ के मेंबर हैं, इसमें संघ भी चार पांच हैं। एक अवर अभियंता संघ है, एक कन्या अभियंता संघ है, एक 2019 वालों का संघ है, एक 2018 वालों का संघ है, बेरोजगार पॉलिटेक्निक छात्र संघ। कई संघ हैं, उन सभी के पास मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन लोगों के पास जाए और थोड़ा सा इस वैकेंसी को क्लियर करने में मदद मिल सके। रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि ये वैकेंसियाँ बहुत गलत हाथों में फंस चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि सिलेक्शन का सवाल जो है वो किसका नहीं होगा, वो सब आपको मैं बताऊंगा। किसका होगा वो भी, कितना वेरिफिकेशन हुआ है, किन सब का, जो भी कयास लगा था, 1.25 गुना 1.5 गुना, ये सब कयास झूठे हैं दोस्तों। सच्चाई क्या है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आज हताश भी हूँ मैं, क्योंकि ये लगभग सभी का जॉब हो रहा है और फिर भी ये वैकेंसी कैंसिल होने के कगार पे है। कैंसिल होने के कगार पे किसी को ना मिलेगा, किसी को ये मिलेगी भी नहीं, और अगर क्लियर होती है तो सबको मिलेगी। मतलब अगर कैंसिल होती है तो किसी को जॉब नहीं मिलेगी, और अगर क्लियर होती है तो एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जिसको जॉब नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से। और लगभग लगभग इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ, और मेरा हिसाब इसमें है दोस्तों, छोटा थोड़ा, आप लोग पहले भी मुझे बहुत बोले हैं। आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा भी जो भी जानकारी होता है वो मैं लाता हूँ, सोर्स जो भी हो, जैसा भी हो, वहीं से मैं आपको बताते रहता हूँ। कि कोई भी वीडियो में अपने खुद के मन से नहीं बताता हूँ दोस्तों। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं अपने मन से कुछ भी बोलता हूँ तो ये सोच गलत है। अब मैं बताता हूँ कि दोस्तों क्या साजिश हो रही है इसके साथ। वीडियो लंबा होगा, अलग बात है, आप लोग पूरा देखिएगा। इससे कोई वास्ता नहीं है कि वीडियो कितना लंबा होता है, नहीं होता है। लंबा होने से आपको ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगी। मैं एक ही बात को हो सकता है कि दोबारा दोहराऊं, क्योंकि मैं पर्सनली भी और आप लोगों से, सभी से, किसी भी संघ वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वैकेंसी को क्लियर होने दें। आप किसी का भी, चाहे एक्सपीरियंस का मुद्दा हो या किसी का भी हो, ऐसा कोई नहीं है जिसका कि नहीं होगा। अगर आप जेन्युइन है तो जेन्युइन हर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है। अब आते हैं दोस्तों कि बिहार अमीन। बिहार अमीन दोस्तों, अगर आप देखें तो बिहार अमीन का कैंसिल होना हम डिप्लोमा धारियों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन उससे भी ज़्यादा नेगेटिव अगर उसकी सच्चाई आप जानेंगे तो आपको लगेगा। सच्चाई दोस्तों ये है कि अमीन के वैकेंसी को हाई कोर्ट ने कैंसिल नहीं किया है। जब उसमें पेच फंसा ना, तो खुद BCECE ने ही उसको, और BCECE और बिहार गवर्नमेंट की जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, उन्होंने मिलकर ही उसको कैंसिल करवाया है। जब उनको पेच फंसता हुआ ज़्यादा दिख रहा था तो उन्होंने हलफनामा डाला। हलफनामे में बोला गया कि इसको कैंसिल कर दिया जाए और हम दोबारा इसको रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट आप भी जानते हैं कि कोई भी एजेंसी हो, अगर आज कैंसिल हुई है तो तुरंत नहीं रिक्रूटमेंट हो सकती, वो कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे। और उसमें भी होगी तो जिन कैंडिडेट का हो चुका है उनका तो बिल्कुल ही नहीं होगा। चाहे बिहार में की बात करें, BTSC जेई में करें, BTSC जेई में भी वही हाल होगा कि जिनका अभी हो रहा है, अभी तो सबका हो रहा है, लेकिन अगर कैंसिल होती है तो किसी का नहीं होगा। तो बिहार अमीन में दरअसल फंस चुकी थी आयोग ये है कि जो नोटिफिकेशन थी वो कुछ और थी, और जो बिहार सरकार का अमीन का जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, वो अलग थी। बिहार सरकार ने अमीन के लिए 2013 में एक सिलेक्शन प्रक्रिया बनाई थी, जिसको कि 2019 में भी इम्प्लीमेंट करना था। उसमें यह था कि सिर्फ यहाँ ITI सर्वेयर या फिर अमानत या फिर डिप्लोमा के कैंडिडेट को लेना था। उन्होंने यहाँ ये गलती किया, नोटिफिकेशन में ही गलती कर दिया, और उस नोटिफिकेशन का
खामियाजा ये हुआ कि पूरी खर्च होने के बाद सरकार के भी और BC/ECE की भी इस वैकेंसी को कैंसिल करना पड़ा। और जब उसमें फंस चुकी थी BC/ECE और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, तो इन्होंने खुद हलफनामा डाला कि इसको कैंसिल कर दिया जाए और हम दोबारा से रिक्रूटमेंट करेंगे। ये जानकारी आपको सभी नहीं बताएंगे दोस्तों। अब आपको बता दूं, BTS-CJ में BTS-CJ की जो मेरे पास सोर्सों से खबर आई है वो ये है कि बिहार अमीन की तरह BTS-CJ में भी वही हाल होने वाला है। BTS-CJ भी यहाँ बोला जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ केस के कारण फंस रहा है। वो जिनसे मेरा बात हुआ उन्होंने बताया कि इसमें लगभग सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप प्राइवेट से हैं या गवर्नमेंट से हैं, अगर आप जेन्युइन हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट उतने नहीं पूरे हो रहे हैं जितना आप सोच रहे हैं। इतना आप जान लीजिए कि अगर आप EBC में जाए 56 पॉइंट समथिंग उसका पॉइंट है प्राइवेट वालों का। अगर प्राइवेट वाले भी हैं और आप जेन्युइन हैं तो 56 पॉइंट से एबव वालों का हो जाएगा। अगर आप EWS से हैं 55 पॉइंट समथिंग है उसका कट ऑफ, अगर आप वहाँ भी हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। और जो गवर्नमेंट वाले में है उनका गवर्नमेंट में, जिसका जहाँ काउंसलिंग हुआ है वहाँ हो जाएगा। रीज़न ये है, इसके लिए मैंने आपको डाटा का वीडियो आपको बना रखा है। उस डाटा से भी डाउन जाएगा कट ऑफ। जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेरे डाटा से भी डाउन जाएगा कट ऑफ। मैं इसीलिए भी ये बता रहा हूँ क्योंकि जब रिजल्ट अगर आती है तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि आप बोले कि इतना कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ तो इससे डाउन चला गया। तो अभी भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि उससे भी डाउन जाएगा कट ऑफ। ये मैंने हाई कट ऑफ बता दिया, ये आप नहीं बोले। रीज़न ये है दोस्तों कि डाटा मैंने आपको सही सही बता दिया था कि कुल आपको बताते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों 8500 कैंडिडेट का हुआ है। और उसमें 1.5 गुना वाली बात नहीं है, किसी भी गुना वाली बात नहीं है। जो इनको भी जिनको उनके सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन के आधार पर बाहर करना था, उनको नोटिफिकेशन के आधार पर बाहर करके बाकी जितने भी कैंडिडेट बचे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। यही रीज़न है कि उसमें इतने कैंडिडेट मिल गए हैं फर्जी कि लगभग आयोग बोल रही है कि लगभग सबका सिलेक्शन इसमें पक्का है। सबका, मैं एक भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं कि 41.5 जो कट ऑफ गया है, मैं उनको भी बता रहा हूँ कि 41.5 अगर नहीं होगा तो 42 से 43 वाला आपका गारंटी होगा सिलेक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर फंसा कहाँ है, आप लोग समझ सकते हैं, केस के कारण ही फंसा हुआ है। यही कारण है कि मैं संविदा वाले, जूनियर, सीनियर और जितने भी संघ वाले सबसे मेरा यही निवेदन है कि इसको क्लियर करने का। आयोग का सीधा मंशा है कि अगर 1 से 2 सुनवाई में इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, आयोग नोटिफिकेशन के आधार पर लेगी। नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था 17/2/2020, वो उसके आधार पर लेगी। अब बात करते हैं अगर एक्सपीरियंस वालों की, तो एक्सपीरियंस में भी वही मैटर आ जाता है दोस्तों कि आयोग नोटिफिकेशन के आधार पर ले रही है। वो यही कारण है कि आयोग खुद डबल बेंच पे, वो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने नोटिफिकेशन से मतलब है। नहीं तो कोई भी आयोग अपने मन से डबल बेंच पे नहीं जाती है, वो अपने नोटिफिकेशन से मतलब रखे हुए है। इसीलिए वो डबल बेंच पे गई है और वहाँ इसको LPA के तहत चैलेंज करके फिर से नोटिफिकेशन पे लाना चाह रहे हैं। और उनमें जो मीटिंग हुई है इसके बारे में आपको बता दूं, मीटिंग रिजल्ट के नहीं, इस केस के बारे में मीटिंग हुई है कि अगर 1 से 2 हियरिंग में अगर ये नहीं क्लियर होता है, जो भी इसके इम्पोर्टेंट, आप जानते हैं कि इसमें लगभग 70 केसेज हैं। 70 केसेज बहुत बड़ी होती है। यही कारण होता है कि कोई भी वैकेंसी फंस जाती है। इतना ज़्यादा, एक का जवाब देने के बाद दूसरा, दूसरा का जवाब देने के बाद तीसरा चढ़ जाता है। और यही कारण है कि वैकेंसी फंस जाती है। और फंसने के कारण जब उनके पास कोई चारा नहीं रहा है तो वो केस वो कैंसिल। और यही मीटिंग हुई है वहाँ, और यही मीटिंग हुई है दोस्तों कि अगर 1 से 2 हेयरिंग में इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है, चाहे जो भी केसेस हैं, तो इस वैकेंसी पे खुद आयोग अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेने के लिए आयोग बैकडोर से, आप समझ सकते हैं, बैकडोर से इसको कैंसिल करने के लिए हलफनामा डाल के और कोर्ट के थ्रू कैंसिल करवाएगी। खुद से नहीं करेगी। आप वो भी जानते हैं कि अगर आयोग खुद से कैंसिल करती है उस वक्त चाहे जूनियर हो, सीनियर हो, संविदा वाले हो, सभी इसमें मिल जाएंगे और यही बोलेंगे कि नहीं, इस वैकेंसी को क्लियर होना है और आयोग को वो करना पड़ेगा। लेकिन अब तक आयोग केस का बहाना लगाते आई है और अभी भी केस का बहाना से ही
और हाई कोर्ट से रद्द करवा के, जैसे हाई कोर्ट से कैंसिल करवाया था बिहार अमीन को, वैसे ही हाई कोर्ट से कैंसिल करवा के इस वैकेंसी को रोक देगी और फिर ये वैकेंसी किसी की नहीं रहेगी। किसी की नहीं रहेगी मतलब आपको मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कि अगली जो रिक्रूटमेंट आएगी वो आएगी रिटन एग्ज़ाम के ऊपर। अगर रिटन एग्ज़ाम के ऊपर आती है तो आप समझ सकते हैं कि वो ना 19 की रहेगी। 19 में कुछ कैंडिडेट्स की रहेंगी जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं 19 वाले पढ़ाई कर रहे हैं, 19 वालों की रहेगी, 20 वालों की और 21 वालों की हो जाएगी। अगर अभी आती है, अभी वो भी नहीं आएगी, उसमें 22 वाले भी सम्मिलित हो जाएंगे। इतना मैं आप लोगों से बात समझा देना चाहता हूँ। तो 19, 20, 21, 22 ना हम 18 वालों की रहेगी ना 17 वालों की रहेगी, क्योंकि ये अगर कहीं भी संविदा पे या बिहार की जो 49-50 अमीन वाली थी, स्पेशल सर्वे अमीन की, उसमें भी अगर जॉब करें तो उन लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, वो अपने जॉब पे फोकस्ड हैं। उनके साथ ना तैयारी ना संविदा वालों की। संविदा वालों के साथ कुछ एज क्राइटेरिया भी आ जाएगा, जब न्यू वैकेंसी आएगी वो प्रॉब्लम आ जाएगी। सीनियर जो बोल रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम कि उनको वो भी जॉब के साथ कर रहे हैं, तो उनको जो बुक की पढ़ाई होती है, जो इसका एग्ज़ाम होगा, वो नहीं हो पा रही है और वो भी वहाँ से छट जाएंगे। एक दो का अगर होता है तो वो एक्सेप्शनल आप समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें किसी का भला नहीं होने वाला है। मैं खुद इसमें इमोशनली अटैच्ड हूँ, इसीलिए मैं आपको लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको आप लोग कैसे भी क्लियर करवाइए, चाहे केस वापस लेके हो, चाहे जैसे हो। इससे होगा सबका और नहीं तो किसी का नहीं, क्योंकि ये बीटीएस एक ऐसी जॉब है जेई की जिसमें सिर्फ आपका नहीं, आपके कई पीढ़ियों के भविष्य तय होंगे। सिर्फ आपके नहीं, आपके पीढ़ियों के, आपके घर वालों के, आपकी आने वाली पीढ़ी की भी भविष्य तय हो जाएगी वो कैसा लाइफ जीते हैं। जो भी जॉब कर रहे हैं वो 25-30 के आसपास के सैलरी में जॉब कर रहे हैं। यहाँ सैलरी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लाइफ आपका सबसे अच्छा बीतेगा। सिलेक्शन की बात अब मैं आपको कर दूँ दोस्तों, तो सिलेक्शन में ये है कि सिलेक्शन सबका हो रहा है जो जेन्युइन है, और वेरिफिकेशन सबका हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम्स वाले इतने टाइम्स मतलब जो सही निकले उनका मतलब अगर 3400 सीट है तो उसका 1.5 गुना, प्राइवेट वालों में करवाया 2326 सीट है तो उसका 1.5 गुना या फिर 1.25 गुना, तो ऐसा नहीं है। जो भी कैंडिडेट उनको सही लगा उन सबका वेरिफिकेशन हुआ। यही कारण है कि उसमें बहुत ज़्यादा फर्जी निकल गए, और ये जिसके कारण आयोग बोल रही है कि अब तो किसी को, बहुत कम कैंडिडेट को, 9 के बराबर कैंडिडेट को बाहर करना पड़ेगा, और मे भी हो सकता है कि करना ही ना पड़े। तो वेरिफिकेशन सबका हुआ है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ प्राइवेट वालों में फर्जी निकला है तो ये भी गलत है। फर्जी गवर्नमेंट वालों में भी निकला है, तो उसको एडिटेड आप बोल सकते हैं या फिर किसी प्रकार का फर्जी, लेकिन फर्जी गवर्नमेंट वालों में भी निकला है। जो अपना एक्सपीरियंस गलत डाले थे उनका भी वही हाल है कि उनको भी सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। 1 महीने का एक्सपीरियंस लेके अगर आप 2 महीने का सर्टिफिकेट डाले हैं तो आपको वो भी प्रॉब्लम कर सक किया हुआ है, उनको डायरेक्टली बाहर कर दिया गया है। यही कारण है कि मैं आपको बता दूं कि किसी को डरने की तो ज़रूरत एकदम से नहीं है। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा कि जेन्युइन है और वो जॉब ना पाए। अब आपको बताओ दोस्तों कि केसेज इतने हैं जिनका, कई केसेस जो हाईलाइटेड हैं वो आपको पता है, कई केसेस हाईलाइटेड नहीं हैं वो आपको नहीं पता है। लेकिन इस अगर वीडियो को आप सभी संघ वालों को भी आप शेयर करें, कोई भी संघ हो, संविदा वालों को भी शेयर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम संविदा और सीनियर वालों को ही होगा इस वैकेंसी के कैंसिल होने से। क्योंकि अगली जो भी वैकेंसी आएगी जेई की बिहार सरकार के तहत, वो एग्ज़ाम बेसिस होगी, और एग्ज़ाम बेसिस में यही होगा दोस्तों कि जो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनका नहीं हो पाएगा, चाहे मैं रहूं, आप हों या कोई हो। वहाँ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होगा जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, और जो थोड़ा छोटा भी जॉब करके अगर जॉब कर रहे हैं उनका 9 के बराबर चांस है। उस लिहाज से आप अगर सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम बेसिस में, तो उस लिहाज से 9 के बराबर होगा। आपको एक्सपीरियंस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन, आप जो जहाँ जॉब करें वहाँ अगर आपको एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड आएगा। और आप भी समझते हैं, आप जेई हो या कुछ भी, किसी भी जॉब में आप जाते हैं तो आपका पढ़ाई 25% ही वर्क करता है, वर्क आपका
सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस पे ही वर्क आपको करना है, आपको क्या देखते हैं वहाँ उस पर। लेकिन आपका एग्ज़ाम इन 25 में ही होगा, 75 में का एग्ज़ाम नहीं होगा। एक्सपीरियंस का एग्ज़ाम कभी नहीं होता है। एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ही होता है, और जो कि लगभग सभी छोड़ चुके हैं। सभी संविदा और सीनियर जो भी हैं, जिनका भी बिहार स्पेशल सर्वे अमीन में हुआ है या फिर पहले से संविदा पर है, संविदा वालों को तो इतना प्रॉब्लम उनको भी होगा, वो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आपको भी अगर एक्सपीरियंस वाली बात है तो उसको छोड़ दें। सिलेक्शन सबका होने वाला है। तो यही आज मेरी गुजारिश थी। तो इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि डाटा जो मैंने आपको बताया था कि 8500 कैंडिडेट का वेरिफिकेशन, इस 8500 में से जो लगभग 2 से 2,500 के आसपास वो निकले। आयोग से जो मुझे जानकारी मिली है, आयोग में डायरेक्ट बाला मुरगंडी की बात नहीं कर रहा दोस्तों, छोटा ही सोर्स है, लेकिन उनसे जो जानकारी मिली है कि टोटल 8500 से 9,000 के आसपास कैंडिडेट का वेरिफिकेशन हुआ, जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी शामिल है। अब आप समझ सकते हैं कि 8500 से अगर 9,000 का वेरिफिकेशन हुआ, उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी शामिल है, तो सिविल का 82, 83, 84 इससे ज़्यादा नहीं होगा। 82, 83, 84 अगर वहाँ होता है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि उसमें से अगर 2,000 भी फर्जी निकलते हैं, चाहे किसी बेसिस पे हो, तो उस बेसिस में आप ये समझ सकते हैं कि 6,000 सीट में 58 से 15 सीट में अगर सबका नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, सबका होगा। ये आप लोगों से मेरी निवेदन है। बाकी गुजारिश तो अंतिम यही है दोस्तों कि आप लोग इतना शेयर करें, और स्पेशली सभी लोगों को भेजें। ये स्पेशली उन सभी को भेजें। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा दोस्तों, कि जो भी मैंने डाटा आपको बताया था, वो डाटा मैंने खुद का नहीं डाटा था, वो डाटा सोर्स से ही आए थे। लेकिन मैं उनको रोक के रखना चाहता था कि आप वो अगला भी कहीं, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, यही कारण है कि मैं उसने वो भी डाटा सोर्स से ही आई थी, वो उसको मैंने थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना होता है ताकि किसी को भी बदनाम नहीं किया जा सके। मैं अगर किसी से सोर्स से जानकारी लेता हूँ तो उसका नाम मैं खुल के नहीं बता सकता, आप भी समझते हैं। क्योंकि अगर मैं खुल के बता दूंगा, कल के डेट में वो मुझे जानकारी नहीं देगा। जो सोर्स है मेरा, वो भी मेरा वीडियो देखता है। अगर मैं उसको कहीं बदनाम कर दूंगा, वो मुझे ना तो जानकारी देगा और ना ही वो मेरे साथ बात ही नहीं करेगा। सच्चाई तो ये है। और अगर बात नहीं करता है तो मैं थोड़ा बहुत भी, अगर आप लोग मानते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, आपसे अच्छा बुरा वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा भी आप लोग अगर मानते हैं कि अगर 10% भी मेरी में सच्चाई होती है तो वो वहीं से आती है। और अगर वहाँ से आती है 10% भी सच्चाई, तो वो 10% भी अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस है। हम लोग डायरेक्ट बाला बुड़गंडी जो चेयरमैन है उनसे बात नहीं कर सकते, हम लोग की उस इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन जहाँ से भी आती है वो खबर मैं आपको वहाँ से देता हूँ। हर प्रकार का न्यूज़ मुझे 2-3 सोर्स हैं वहीं के हैं जहाँ से आता है। उनका नाम अगर मैं आपको लिख कर दूंगा तो आप लोग भी समझते हैं कि वो ना मुझे न्यूज़ देगा और ना कहीं और वो भी मनाएगा कि जाने दो, क्या जाता है, मेरा पर्सनली उनका कोई अटैचमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत बस जानकारी दे देता है। तो आप लोगों से अभी भी यही निवेदन है कि वैकेंसी को क्लियर करवाएं और उन सभी को भेजें जितने भी संघ वाले हैं। उन सबको ये वीडियो अगर आपसे जानकारी में है, उन सबको भेजें कि एक बार ये वीडियो देख लें। डाटा का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, उससे भी डाउन जाएगा, ये आप जान लें। 62-63 के आसपास कैंडिडेट हैं आपको सिविल में जो जेन्युइन है, चाहे गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। प्राइवेट में अगर आप फुल्ली जेन्युइन है, आपने एक भी डाटा वहाँ गलत नहीं किया दिया है फॉर्म फिल करते वक्त, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो मैं किसी को भी पर्सनली ना ब्लेम करना चाहता हूँ, ना किसी का पक्ष लेना चाहता हूँ। सच्चाई यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी को क्लियर होते देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ यहाँ 58 से 15 और वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को लेके 63 से 79 कैंडिडेट्स की भविष्य से जुड़ी हुई है। और 63 से 79 भविष्य से ही नहीं, इसके साथ इसका 5 गुना मिनिमम ले लीजिए। आपके अगर परिवार में 5 आदमी कैंडिडेट लोग, तो आप उनका भी सोच सकते हैं कि लगभग 30,000 कैंडिडेट का आपको सोच के चलना है कि 30,000 परिवार, 30,000 लोग इससे खुश होंगे। बाकी कुछ नहीं, सभी को भेजें, सभी को शेयर करें, उनसे एक बार बात करें कि ये वैकेंसी कैसे भी क्लियर करवाएं, सभी मिल के एकजुट होकर। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर ये जल्दी जल्दी होती है तो डायरेक्ट आयोग का प्लान है कि अगर दिसंबर में क्लियर नहीं होते तो जनवरी के आसपास ये
इसको सीधा कैंसिलेशन के प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी, उसको वर्क करवाएगी उसको, क्योंकि उसका भी कुछ नहीं जाता है। और इतना ये भी जान लें आप, अगर बाला मुरुगन के कार्यकाल में ये नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा। बाला मुरुगन भी इसको पर्सनली वो अटैच्ड हैं और वो इसको क्लियर करवाना चाहते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली उनका कहना है कि केस के कारण ऐसा हो रहा है, और केस हम नहीं, वो कोर्ट देखेगी। और ज़्यादा चूँकि उनका ये वैकेंसी नहीं है, उनका दिया हुआ ये वैकेंसी नहीं है, तो वो इसको कभी भी चाह के अपने रिक्रूटमेंट के लिए कि मैं खुद से इसका रिक्रूटमेंट करवाऊँ, वो कैंसिल करवा के नई वैकेंसी, और नई वैकेंसी होगा तो पूरा प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया है। अब ज़्यादा आप लोगों से नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबा वैसे भी खींचने वाला था, मैंने आपको बोला था, और खींच भी चुका है। निवेदन है कि आप लोग इस केस पे, और जूनियर सीनियर संविदा सभी मिलके इस वैकेंसी को क्लियर करवाएं, और सभी लोग एक साथ एक आवाज़ में बीटीएससी के पास जाएं कि अब न केस बचा है न कुछ बचा है, आप रिजल्ट दीजिए, ताकि बीटीएससी भी झुके, वो अकड़ के नहीं बोले कि आपके कारण ये रिजल्ट रुका हुआ है। बीटीएससी अभी का सिर्फ अभी यही जवाब है कि मैंने केस नहीं किया है, केस आप लोगों ने किया है। विशेष नहीं बोलूँगा आप लोगों से। धन्यवाद, और आप लोग शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।